नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी और आपके हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। जगह की कमी के चलते हाईकोर्ट बिल्डिंग शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन करेगा मतदान। अप्रतिबंधित संगठनों की बैठकों में शामिल होना यूएपीए के तहत अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव के गलत विश्लेषण को लेकर सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, असंवेदनशील चुटकुलों के लिए दिव्यांगजनों से माफी मांगे कॉमेडियन। डीएचसीबीए यानी दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एलजी के आदेश का किया विरोध। पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबूत दर्ज कराने पर जताई आपत्ति। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने घोषणा की कि वह यह तय करने के लिए मतदान करेगा कि हाई कोर्ट भवन को नए स्थान पर ट्रांसफर किया जाए या फिर नहीं। यह फैसला उस समय आया जब हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बढ़ती भीड़ और जगह की कमी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नए हाईकोर्ट भवन के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशने का निर्देश दिया था। अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और चंडीगढ़ प्रशासन को संयुक्त बैठक करने के लिए कहा था, जिसकी अध्यक्षता एएसजी सत्यपाल जैन करेंगे। 20 अगस्त को बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से हाईकोर्ट को चंडीगढ़ के सारंगपुर गांव में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जहां नया भवन बनाया जाएगा। 22 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कार्यकारी समिति का यह प्रस्ताव आम सभा के समक्ष रखा जाए। यदि आम सभा इससे पारित करती है तो इसे अदालत द्वारा स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सारंगपुर में पहले ही 15 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। कुल 48.865 एकड़ क्षेत्र हाईकोर्ट भवन के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें लगभग 42 लाख वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र विशेष रूप से हाईकोर्ट के उपयोग के लिए होगा। बार एसोसिएशन के सचिव गगनदीप जम्मू ने इस योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बार सदस्यों को केवल 60,000 वर्ग फीट क्षेत्र ही मिलेगा, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा परिसर में नया भवन बनने में 5 साल से अधिक समय लगेगा, जिसके दौरान भीड़, धूल, रुकावटें और पार्किंग में कमी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से अपील करते हुए कहा, या तो हम यहाँ तंगी में रहेंगे या फिर भविष्य में खुलकर सांस लेंगे। फैसला आपका है, इसीलिए अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें। मतदान की तिथि और समय जल्दी घोषित की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें अल हिंद संगठन से कथित संबंधों के लिए सलीम खान नामक व्यक्ति को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। अदालत ने यह देखते हुए कि अल हिंद यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं है, यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इसके साथ बैठकें करता है तो यूएपीए के तहत कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा, आरोपी नंबर 11 सलीम खान की जमानत याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि आरोप पत्र में लगाए गए आरोप अल हिंद नामक संगठन से उसके संबंधों से संबंधित हैं, जो निश्चित रूप से यूएपीए की अनुसूची के तहत प्रतिबंधित संगठन नहीं है। इसीलिए ये कहना कि उक्त संगठन अल हिंद और अन्य की बैठकों में भाग ले रहा था, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं होगा। जनवरी 2020 में माइको लेआउट सब डिवीजन के सुदांगुटेपल्ल्या पुलिस स्टेशन की सीसीबी पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, 121A, 120B, 122, 123, 124A, 125 और यूएपी अधिनियम की धारा 13, 18 और 20 के तहत एफआईआर दर्ज की। बाद में मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें सलीम खान को जमानत दी गई और मोहम्मद जैद को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि यह आदेश सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद पारित किया गया है।
अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चुनाव विश्लेषक और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS के सह निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार के खिलाफ 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का गलत विश्लेषण करने वाले ट्वीट को लेकर FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस NV अंजारिया की खंडपीठ ने कुमार द्वारा दायर FIR रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। 17 अगस्त को कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और कमी के बारे में पोस्ट किया। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि यह पोस्ट गलत विश्लेषण पर आधारित थी, उन्होंने 19 अगस्त को अपने पोस्ट के लिए माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनकी पिछली पोस्ट एक गलती थी। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ECI को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 175, 353 1B, 212, 340 1-2, 356 के तहत 2 FIR दर्ज की। इनमें से एक FIR नासिक में और दूसरी नागपुर में दर्ज की गई। आरोपों को निराधार बताते हुए कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि ये FIR राज्य शक्ति का दुरुपयोग है। उन्होंने तर्क दिया कि गलत जानकारी देने वाला ट्वीट जालसाजी जैसे अपराधों के लिए FIR का आधार नहीं बन सकता। इसमें लगाए गए आरोप निराधार हैं। साथ ही लगाई गई आपराधिक धाराएं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होती। उन्होंने तर्क दिया कि कोई आपराधिक इरादा नहीं था, क्योंकि यह पोस्ट एक वास्तविक और अनजाने में हुई गलती थी, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी और स्पष्टीकरण जारी किया। यह याचिका AOR सुमीर रोढ़ी के माध्यम से दायर की गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन से कहा कि वे दिव्यांगजनों पर असंवेदनशील चुटकुले बनाने के लिए अपने YouTube पेज पर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर माफी मांगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ मेजर्स SMA क्योर फाउंडेशन के सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर द्वारा किए गए चुटकुलों को उजागर किया गया था। इस संगठन ने सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश भी मांगे कि दिव्यांगजनों का मजाक न उड़ाया जाए। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर वह कॉमेडियन द्वारा चुकाए जाने वाले जुर्माने पर फैसला करेगी। जस्टिस कांत ने कहा कि पश्चाताप की मात्रा अपमान की मात्रा से ज्यादा होनी चाहिए। यह अवमानना को शुद्ध करने जैसा है। कॉमेडियन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। अदालत ने आज उनकी अगली पोस्टिंग के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति रद्द कर दी। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी प्रस्तावित दिशा निर्देशों के मसौदे को रिकॉर्ड में रखने पर सहमत हुए। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि पूरी तरह से चुप नहीं रहा जा सकता। सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने खंडपीठ को सूचित किया कि समझदारी की जीत हुई और कॉमेडियन ने माफी मांग ली। खंडपीठ ने कहा कि हास्य किसी और के सम्मान की कीमत पर नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन DHCBA ने उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया जिसमें दिल्ली के पुलिस थानों में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स को पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट स्थल घोषित किया गया। एसोसिएशन ने 22 अगस्त को पारित अपने प्रस्ताव में कहा कि 13 अगस्त को जारी यह अधिसूचना न्याय के मूल सिद्धांतों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस अधिसूचना के लागू होने से मुकदमों की प्रक्रिया प्रभावित होगी और ट्रायल के परिणामों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रस्ताव में कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना की कड़ी निंदा करती है। पुलिस स्टेशनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में पुलिस अधिकारियों के सबूत दर्ज करने के लिए निर्दिष्ट स्थल घोषित करना न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर प्रहार है। इससे पहले 21 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने इस अधिसूचना के खिलाफ 22 और 23 अगस्त को 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। समिति ने उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, दिल्ली के विधि मंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। उल्लेखनीय है कि इस अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के 226 पुलिस थानों को ऐसे निर्दिष्ट स्थल घोषित किया गया जहां से पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में गवाही दे सकेंगे।
तो ये थी आज के दिन की बड़ी कानूनी खबरें। ऐसी ही कानूनी कार्रवाइयों और उनके खबरों को जानने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।